थिंग्स। किडनी की अगर हम बात करते हैं, जस्ट टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, किडनी आपकी डैमेज किस रीजन से हो सकती है? व्हाट कैन बी द रीजन फॉर एनीथिंग व्हिच कैन डैमेज द किडनी? क्या हो सकता है वो? एनीवन थिंग्स व्हिच कैन एक्चुअली डैमेज योर किडनी? और किडनी इश्यूज किस चीजों से हो सकता है? सर यूरिन। कुछ भी लाइक यू डोंट हैव अ परफेक्ट आंसर ओवर हियर. What can be the causes for a kidney damage? सर ब्लड अच्छे से साफ नहीं होगा। Blood. सर जब मतलब ब्लड में यूरिन मतलब यूरिन हाई ब्लड प्रेशर। यूरिन। अच्छा ठीक है, एक सोनम ने अच्छी बात बोल दी कि यस, इफ यू हैव हाई ब्लड प्रेशर दैट कैन लीड टू किडनी डैमेज. बिल्कुल सही है, आपको देखने के लिए पहले भी आप देख चुके हो ये चीज होते हुए. एंड दिस इज समथिंग यू नो, राइट? यस, इफ यू हैव अ हाई अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेशर it can damage the kidney, right? Good. Anything else you can think of? सर डायबिटीज के कारण हमारे कीटो बॉडी मतलब पत्थर टाइप बॉडी। क्रेटिना का बढ़ जाना। किसका बढ़ जाना? क्रेटिना। ओके, क्रेटिन अगर आपकी बॉडी में बढ़ जाता है then that can damage the kidney. That's again a good answer, not a bad answer. That's actually a good answer. राइट, क्रेटिन अगर आपके बॉडी में बढ़ता है देन इट कैन हैव इम्पैक्ट ऑन द किडनी. राइट, ठीक है, ये आपका किडनी डैमेज कर सकता है. ओके, किडनी माल फंक्शनिंग को कर सकता है. अगर आप बहुत ज्यादा मिनरल रिच वाटर का पी रहे हो देन दैट कैन लीड टू किडनी स्टोन फॉर्मेशन. एक और चीज आप याद रखना, स्मोकिंग डज हैव इम्पैक्ट ऑन द किडनी. स्मोकिंग आपके किडनी के ऊपर इम्पैक्ट करता है. इट कैन हैव अ पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन द किडनी, राइट? तो दैट इज आल्सो वन थिंग यू हैव टू नो कि स्मोकिंग भी किडनी को डैमेज कर सकता है. क्या इंसान एक किडनी पे सरवाइव कर सकता है? यस सर। सकता है. किडनी में एक बहुत बढ़िया ट्रेट होता है कि अगर एक किडनी काम करना बंद कर देना तो दूसरी किडनी वर्कलोड ले लेती है. सो 80% वर्कलोड वो संभाल लेती है, राइट? सो यू कैन सर्वाइव विद द सिंगल किडनी, देयर वोंट बी एन इशू विद दैट. ठीक है, ओके. ये जो भी चीज आपने बोली ना कि क्या क्या डैमेज कर सकता है, ये सब याद रखना बिकॉज वी विल हैव अ लुक एट दोस थिंग्स इन द लेटर पार्ट, और चीजों को रिलेट करने में हमें वो हेल्प करेगा, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जहां पे हम हमारे किडनीज की बात करेंगे. सो जब भी हम हमारे किडनी की बात करते हैं, याद रखना एक्सक्रीटरी ऑर्गन आर आल्सो टर्म एज ऑर्गन ऑफ होम्योस्टेटिस, क्योंकि एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म वाले प्रोसेस को मेंटेन करने में एज वेल, राइट? सो दे मेंटेन द होम्योस्टेटिस ऑफ द बॉडी. द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज योर किडनी, राइट? किडनी के अलावा और भी कई सारे ऑर्गन है जिनको यूज करके हम एक्सक्रीशन कर सकते हैं, लाइक स्किन, लिवर, लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन. अब याद रखिए कि जब मैं स्किन की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे मैं बात करूंगा स्वेट जो आपका निकल रहा है उसकी बात करूंगा मैं. जो भी आपका स्वेट या जो भी आपका जो सीबम आपका निकल रहा होता है, सो दैट इज समथिंग कमिंग आउट ऑफ योर स्किन, राइट? जिसको हम आराम से सेपरेटली एंड में हम समझेंगे. यू हैव योर स्वेट जो आप एक्सक्रीट आउट करते हो, राइट, थ्रू द डे. हिमाचल में तो इतना निकलेगा नहीं, लेकिन जनरली गर्मी में बहुत निकलता है. एंड यू कैन ऑल्सो हैव समथिंग लाइक अ सीबम. सो दिस इज ऑल समथिंग जो आपके बॉडी से ऊज आउट हो रहा है, बॉडी से बाहर निकल रहा है, तो ये आपकी स्किन से बाहर निकल रहा होता है, राइट? देन यू हैव लिवर. लिवर के बारे में आप जानते हो, हमने बात किया था अबाउट द बिलिरुबिन. सो बिलिरुबिन को आप बॉडी के बाहर निकालते हो. इट्स नॉट ओनली बिलिरुबिन, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन को आप बॉडी के बाहर आपने निकालना है, और ये निकालने के लिए आपका लिवर यहाँ पे आपका रोल प्ले करता है. लंग्स की अगर मैं बात करता हूँ तो लंग्स से आपका निकलेगा यहाँ पे CO2 आप यहाँ पे रिलीज करते हो यूजिंग द लंग्स, एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर भी आपके लंग्स के थ्रू आप बॉडी के बाहर भेजते हो, राइट? एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मॉइस्चर आपके लंग्स के थ्रू आपके बॉडी के बाहर जाता है, राइट? एंड लार्ज इंटेस्टाइन तो आप लोग जानते हो, योर फीकल वेस्ट को बाहर निकालने के लिए योर लार्ज इंटेस्टाइन विल प्ले द रोल. तो ये सारे आपके सेकेंडरी ऑर्गन्स हैं. प्राइमरी ऑर्गन जिसको हम फोकस करेंगे, जिसको हम समझेंगे, वो आपका यहाँ पे रहेगा किडनी, राइट? किडनी में से कौन सा हार्मोन आता है? याद करिए और बताइए, किडनी में से कौन सा हार्मोन आपका आता है? सर एड्रिनल ग्लैंड। हाँ जी, एड्रेनल ग्लैंड में से आपके एड्रेनल हार्मोन्स आपके यहाँ पे आ जाते हैं. उसके अलावा एक और हार्मोन आता है आपका किडनी में से, वो कौन सा आता है जो किडनी में से आता है? एरिथ्रोपोइटिन. राइट कुंजन, वेरी गुड. यू हैव इरेथ्रोपोइटिन. सो इरेथ्रोपोइटिन इज वन ऑफ द हार्मोन जो आपका आता है आपके किडनी में से, जिसका काम होता है आरबीसी फॉर्म करना. अगर आपको याद हो तो दिस इज द हार्मोन
जो जाके स्टिमुलेट करेगा आपका आरबीसी फॉर्मेशन, इट इज गोइंग टू गो एंड प्रमोट योर आरबीसी फॉर्मेशन, सो दैट इज माय एरिथ्रोपोएटिन, ये भी आपका किडनी से आपका आएगा, ठीक है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 pairs ऑफ किडनी, और आई वुड से अ पेयर ऑफ किडनी, 2 किडनी आपके पास होती है, यू हैव अ पेयर ऑफ किडनी एंड देयर ब्लड सप्लाईज, और उनके अंदर आपको काफी ज्यादा ब्लड सप्लाई आपको वहां पे देखने के लिए मिल जाएगा। इन किडनी में से निकल रहे होते हैं, यू हैव अ पेयर ऑफ यूरेटर विच आर कमिंग आउट, राइट, यू हैव अ ब्लैडर जहां पे आप स्टोर करते हो अपने यूरिन को, एंड देन यू हैव अ यूरेथ्रा, एंड उसके बाद इन द एंड यू विल बी हैविंग समथिंग नोन एज अ यूरेथ्रा। तो आगे यू विल हैव अ पेयर ऑफ किडनीज, राइट, सॉरी, you have a pair of kidney, you have a ureter coming out of the kidney, then you have a bladder, आपको वहाँ पे bladder दिख जाएगा in the end of the your ureter, and then you have a urethra over there, जो हम पिक्चर में यहाँ पे देख लेंगे। So you have a kidney over here, then you have a ureter, and then you have a bladder. Bladder में याद रखना आप स्टोर करते हो, इस वाले एरिया में आपने यूरिन को यहाँ पे स्टोर करना है, and then you have a urethra, right, जिसके थ्रू एंड में you will have a opening, जहाँ पे आपकी एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, जिसके थ्रू आप यूरिन को पास करते हो। और अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इन्होंने ऑरेंज कलर का जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है, ये कुछ नहीं, आपका एड्रिनल ग्लैंड ही है, दिस इज योर एड्रिनल ग्लैंड ओनली, जो इन्होंने इसके ऊपर बना के रखा हुआ है। याद रखना किडनी को एक काफी अच्छा सप्लाई मिलता है ब्लड वेसल्स का, जो मिलना बहुत जरूरी भी है, किडनी को भी उसका न्यूट्रिशन चाहिए होता है। उसके साथ साथ जब तक आप ब्लड सप्लाई वहां पे करोगे नहीं, तब तक आप अपना वेस्ट को निकाल नहीं सकते, आप फिल्टर आउट नहीं कर सकते। सो यू विल फाइंड अ वेरी गुड ब्लड सप्लाई टू द किडनी, एंड ऑल्सो नर्व्स आर कमिंग इनटू द किडनी एज वेल। सिर्फ ब्लड सप्लाई आपके यहाँ पे नहीं होता, आपके नर्व्स भी यहाँ पे किडनी में आपके जा रहे होते हैं। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, दिस इज ऑल्सो वन थिंग यू ऑल हैव टू रिमेंबर। नाउ आफ्टर दिस लेट्स टॉक अबाउट कि यार किडनी का लोकेशन आपके यहाँ पे क्या होता है। सो ईच इंडिविजुअल नॉर्मली हैज 2 किडनीज लोकेटेड लैटरली, मतलब लैटरल साइड पे आपका उनका लोकेशन होगा, ऑन द लैटरली ऑन द ईदर साइड ऑफ द वर्टेबल कॉलम। सो आपके वर्टेबल कॉलम के लैटरल साइड पे आपको एक एक किडनी आपको देखने के लिए मिल जाती है एट अ लेवल ऑफ T12, L1 एंड L2। अब ये आपके जो वर्टेब्रा होते हैं उनके नाम है, थोरैसिक 12th, थोरैसिक वर्टेब्रा नंबर 12, लंबर वर्टेब्रा नंबर 1 एंड लंबर वर्टेब्रा नंबर 2, राइट। सो अगर आपने चैप्टर 20 अगर आपने पढ़ा है, देन आपने उसमें देखा होगा, यू हैव अ थोरैसिक वर्टेब्रे, यू हैव अ लंबर वर्टेब्रे। सो थोरैसिक वर्टेब्रे का 12th जो होता है, लंबर वर्टेब्रा फर्स्ट एंड सेकंड, इस एरिया में, इस एरिया के अंदर आपको ये किडनी देखने के लिए आपको मिल जाती है। याद रखना ये लैटरली प्लेस्ड होगी ऑन द ईदर साइड ऑफ द वर्टेबल कॉलम। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि किडनी इज समथिंग विच इज प्रोटेक्टेड बाय योर रिब केज। याद रखिएगा, रिब केज जो आपका होता है ये किडनी को प्रोटेक्ट करता है। सो रिब केज आपका प्रोटेक्ट करेगा किडनी को, इट इज गोइंग टू बी प्रोटेक्टिंग द किडनी, इट विल बी प्रोटेक्टिंग द किडनी। सो किडनी को प्रोटेक्शन मिलता है आपके रिब केज के साथ, राइट। इन ह्यूमंस राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर लेवल, एट अ स्लाइटली लोअर लेवल देन द लेफ्ट वन। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपकी जो राइट किडनी होती है वो थोड़ी सी आपकी नीचे की तरफ होती है कंपेयर टू द लेफ्ट किडनी। ये बात भी आपको याद रखनी है कि राइट किडनी विल बी स्लाइटली एट अ लोअर लेवल देन द लेफ्ट वन, ठीक है। अगर आप मैवलिन किडनी को ऑब्जर्व करते हो तो ये ब्राउन कलर की होती है और बीन शेप्ड होती है, इट इज गोइंग टू बी बीन शेप्ड, डार्क ब्राउन कलर with a tough fibrous connective tissue covering known as your capsule, right। so आपको एक tough fibrous tissue covering आपको मिल जाएगी जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे कैप्सूल। और याद रखना ये आपकी बीन शेप की होती है, बीन मतलब राजमा जैसी आपकी हो जाती है किडनी, एंड दिस विल बी ब्राउन इन कलर। सो ये कुछ आपके फिजिकल ट्रेट्स है जो आपको यहाँ पे याद रखना है आपके किडनी के। याद रखना किडनी को रिब केज आपका प्रोटेक्ट करता है, राइट, अलॉन्ग विद योर लंग्स, हार्ट और किडनी भी आपके यहाँ पे प्रोटेक्ट होती है इन द रिब केज, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो अगर आप इस किडनी को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये राइट वाली किडनी थोड़ी सी नीचे है, राइट वाली किडनी जो आपकी यहाँ पे वो थोड़ी सी नीचे है कंपेयर टू द लेफ्ट वन। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू इन दिस पिक्चर कि आपकी राइट वाली यहाँ पे नीचे आती है कंपेयर टू योर लेफ्ट वन से, ठीक है। नाउ लेंथ ब्रेथ देख लेते किडनी का थोड़ा यहाँ पे, कि अगर हम किडनी को मेजर करें, अगर हम किडनी को निकाल के मेजर करें तो उसका लेंथ आता है लगभग 10 सेंटीमीटर जितना, ब्रेथ जो इसका आएगा वो रहेगा अराउंड 5 सेंटीमीटर जितना, और जिसकी थिकनेस आएगी वो रहती है अराउंड 3 सेंटीमीटर जितनी। ये वैल्यूज आपको याद रखनी चाहिए, ये स्टेटमेंट में आ सकती है तो ये वैल्यूज याद रखना। 10 सेंटीमीटर उसका लेंथ होता है, ब्रेथ होता है उसका 5 सेंटीमीटर, और जो उसकी थिकनेस होती है दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 3 सेंटीमीटर। रफली वेट रहेगा अराउंड 125 से 170 ग्राम एडल्ट के अंदर, ये आपको वेट मिलता है किडनी का, ठीक है, राइट। Lateral surface of the kidney are convex while medial surface
इज गोइंग टू बी कॉनकेव। सो जो आपको बीच वाला जो आपका यहाँ पे पार्ट होगा वो आपका कॉनकेव होगा, बीच वाला पार्ट, एंड बाकी वाला जो पार्ट बाहर करेगा दिस इज गोइंग टू बी अ कॉन्वेक्स पार्ट। सो ये पार्ट आप करेगा यहाँ पे कॉन्वेक्स, और आई वुड शो ओवर हियर यू हैव दिस पार्ट ओवर हियर गिव्स यू कॉन्वेक्स ओवर हियर, एंड दिस मीडियल पार्ट जो आपका यहाँ पे दैट्स गोइंग टू बी कॉनकेव वन। ये आपका यहाँ पे हो जाता है कॉनकेव। On the concave margin of the kidney, longitudinal opening called hilum is present. अब ये hilum क्या होता है मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जो आपको यहाँ पे याद रखना है कि hilum यहाँ पे है क्या। ये वाला जो आपका पोर्शन है, दिस पोर्शन ओवर है, दिस पोर्शन, ये जो ओपनिंग है आपके यहाँ पे, जहाँ पे आपकी आर्टरीज आ रही है, वेन्स निकल रही है, ये जो आपकी ओपनिंग है यहाँ पे जहाँ पे आर्टरीज आ रही है और वेन्स निकल रही है, दिस ओपनिंग ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय hilum। ये ओपनिंग को मैं यहाँ पे बोलूंगा एज योर hilum। तो ये जो ओपनिंग मेरी यहाँ पे है इसको मैं बोलता हूँ यहाँ पे हिलम। क्या रखना हिलम है यहाँ पे है क्या, राइट। दो ओपनिंग, जहां से आपकी आर्टरी अंदर आ रही है, वेन्स बाहर निकल रही है, और जहां से आपका यूरेटर भी बाहर निकल रहा है। यहाँ से तीन चीजें आपको दिख रही है यहाँ पे, एक तो यूरेटर आपका बाहर निकल रहा है, वेन्स यहाँ से बाहर निकल रही होंगी, एंड यू हैव अ आर्टरी व्हिच इज गेटिंग इनसाइड। दिस रीजन ओवर हियर इज कॉल्ड एज योर हिलम। इस ओपनिंग को हम यहाँ पे बोलेंगे हमारे यहाँ पे हिलम। तो हिलम याद रखना यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। थ्रू दिस, वही हिलम के बारे में लोग बात करें, थ्रू दिस रेनल आर्टरी नर्व एंटर्स व्हाइल द रेनल वेन एंड यूरेटर विल लीव द किडनी, ठीक है। तो यहाँ से आपका आर्टरी अंदर जा रहा है, वेन्स बाहर निकल रही है, यूरेटर बाहर निकल रहा है, और उन्होंने एक और चीज मेंशन की है, नर्व। कई सारी नर्व्स होती है वो भी यहाँ से आपकी अंदर जाती है, राइट। देयर आर मेनी नर्व्स व्हिच आर रीचिंग इनटू द किडनी एज वेल, राइट। तो याद रखना, the hilum leads to a funnel shaped space called renal pelvis. Hilum will lead to a funnel shaped space, और इस funnel shaped space को हम बोलते हैं यहाँ पे renal pelvis। तो इसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। Let me use a different color. ये वाला जो पोर्शन मेरा जो यहाँ पे है, this portion over here, ये जो मेरा पोर्शन यहाँ पे है, this portion is over here is called my renal pelvis। इस पोर्शन को हम यहाँ पे बोलते हैं as a renal pelvis। याद रखना, आपको लेबलिंग यहाँ पे काफी क्लियर होनी चाहिए कि कहाँ पे कौन सी आपकी लेबलिंग आ रही है। दैट शुड बी वेरी क्लियर टू यू, क्योंकि कई बार वो लोगों ने आपके सामने पिक्चर रखनी है एंड देन आपको बोलेंगे कि यार ये लेबल करके बता दो कि कहाँ पे क्या आएगा। तो जो फनल शेप एरिया जो हमें यहाँ पे दिख रहा है दैट इज माई रेनल पेल्विस, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ ना, अगर मैं इस किडनी के स्ट्रक्चर को बाहर से देखना चालू करूँ, अगर मैं इसको आउटर साइड से देखना चालू करूँ तो मुझे क्या क्या दिखेगा। सो जो पेरिफेरी होता है, जो मेरा बाहर का जो यहाँ पे एरिया होता है, सो दिस एरिया ओवर हियर ऑफ द किडनी, अगर इसको मैं ऑब्जर्व करूंगा तो ये काफी लाइट कलर का होगा। दिस विल बी स्लाइटली लाइट इन कलर, मतलब ये काफी थिन या लाइट कलर का यहाँ पे होगा, और इस एरिया को मैं बोलता हूँ यहाँ पे एज माई कॉर्टेक्स। दिस एरिया इज कॉल्ड एज माई कॉर्टेक्स। सो कॉर्टेक्स मुझे पेरिफेरी में मिलेगा। सो पेरिफेरियल पार्ट ऑफ किडनी, जैसे ये हो गया या ये वाला पार्ट हो गया, दिस ऑल पेरिफेरी पार्ट ओवर हियर इज कॉल्ड एज माई कॉर्टेक्स। इसको मैं बोलूंगा यहाँ पे एज योर कॉर्टेक्स। सो दिस ओवर हियर इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर कॉर्टेक्स, ठीक है। अब जैसे मैं अंदर के साइड जाता हूं, अब कॉर्टेक्स से जब मैं अंदर के साइड यहाँ पे जाना चालू करता हूं, देन मुझे यहाँ पे कुछ दिखेगा। क्या दिखेगा मुझे यहाँ पे? कुछ पिरामिड वाले स्ट्रक्चर्स मुझे यहाँ पे दिखेंगे। जो जैसे मैं कॉर्टेक्स से अंदर जाना यहाँ पे चालू करता हूँ, आई गेट टू सी सम पिरामिडल स्ट्रक्चर्स मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे एक पिरामिड मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, एक पिरामिड मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, राइट। सो ये जो पिरामिडल स्ट्रक्चर्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज माई रेनल पिरामिड, राइट। ये जो मुझे पिरामिडल स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, इन पिरामिड्स को मैं बोलता हूँ यहाँ पे एज अ रेनल पिरामिड। सो लेट मी जस्ट मेंशन ओवर, दे आर कॉल्ड एज माय रेनल पिरामिड। दीज आर नोन एज माय रेनल पिरामिड, ठीक है। तो इस एरिया को बोलूंगा यहाँ पे रेनल पिरामिड। और रेनल पिरामिड से लेके नीचे तक वाला जो मेरा यहाँ पे एरिया है, इस एरिया को मैं बोलता हूँ मेरे यहाँ पे एज अ मेडुला वाला पार्ट। इस एरिया को मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ मेडुला वाला पोर्शन। सो ये भी याद रखना आपको यहाँ पे कि रेनल पिरामिड के अंदर ये जो पूरा जो एरिया यहाँ पे नीचे तक आएगा, दिस एरिया ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय मेडुला। तो बाहर के साइड पे आपको दिखेगा आपका कॉर्टेक्स, और अगर आप अंदर के साइड पे और जाते हो देन यू गेट टू सी द मेडुला। सो याद रखना, पेरीफेरी पे रहेगा मेरा कॉर्टेक्स, और अंदर वाली एंड पे मुझे दिखेगा मिलने के लिए यहाँ पे मेडुला, ठीक है। और ये मेडुला जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आपको ये रेनल पिरामिड के अंदर ही आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए। सो ये आपको कई सारे यहाँ पे पिरामिड आपको दिख जाएंगे, दिस आर माय रेनल पिरामिड, और यहाँ पे आपको मेडुला भी देखने के लिए आपको मिल जाएगा। आउटर साइड कॉर्टेक्स, इनर साइड इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय मेडुला। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। आफ्टर दैट
ये देखो एक चीज यहाँ पे समझना कि आपका जो कॉर्टेक्स मेडुला है ये वो एरिया है जहां पे आपको आपके नेफ्रॉन देखने के लिए मिल जाएंगे। दीज आर द एरियाज जहां पे आपको नेफ्रॉन का पूरा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख जाता है। अब नेफ्रॉन वो आपका यूनिट है, याद रखना नेफ्रॉन इज अ बेसिक यूनिट ऑफ योर किडनी। और ये जो आपका नेफ्रॉन होता है यहाँ पे आपका यूरिन फॉर्म होता है। याद रखना नेफ्रॉन इज अ साइट जहां पे आपका यूरिन फॉर्मेशन आपका होगा। अब यूरिन फॉर्मेशन जब होता है तो सबसे पहले उसे हम कहाँ डालते हैं, उसे हम डालते हैं इन द कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। उसे हम सबसे पहले डालेंगे आपके कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। कलेक्टिंग डक्ट से नेफ्रॉन, कलेक्टिंग डक्ट से आपका जो यूरिन होगा तो पहले आपका यूरिन यहाँ पे आएगा और कलेक्टिंग डक्ट से आपका यूरिन जाएगा इनटू योर पेपिलरी डक्ट के अंदर। तो यहाँ पे आपको जो छोटी छोटी आपको ट्रिब्यूटरीज जो यहाँ पे आपको दिख रही है, दीज आर माय पेपिलरी डक्ट। दिस इज समथिंग ओवर हियर, दिस इज समथिंग नॉट इन द ट्यूब, ये उसके ऊपर जो आपको मिलेगा यहाँ पे दैट इज माय पेपिलरी डक्ट। सो आपके कलेक्टिंग डक्ट के नीचे मिलेगा आपको पेपिलरी डक्ट। ये ट्रिब्यूटरीज आपको यहाँ पे जो दिख रही है छोटी वाली, दे आर माय माइनर कैलिक्स। इनको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एज अ माइनर कैलिक्स। तो देखो आपको यूरिन पास कैसे हो रहा है, पहले कलेक्टिंग डक्ट, वहां से वो जाएगा पेपिलरी डक्ट के अंदर एंड देन वहां से वो जाएगा आपके माइनर कैलिक्स के अंदर। अब होगा क्या कि चार पांच माइनर कैलिक्स इकट्ठा होंगे एंड दे विल फॉर्म अ लार्जर ट्रिब्यूटरी, एंड दे विल फॉर्म अ लार्जर ट्रिब्यूटरी जो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे आपके माइनर कैलिक्स आए, यहाँ से भी आपका माइनर कैलिक्स आपका यहाँ पे आया, राइट। तो ये सारे इकट्ठा होते हैं एंड दे फॉर्म अ लार्जर ट्रिब्यूटरी एंड उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ मेजर कैलिक्स। वो आपका बनाएगा यहाँ पे मेजर कैलिक्स। तो एक बार फिर स्टार्टिंग से याद रखना, आपका जब नेफ्रॉन के अंदर आपका यूरिन बनता है, राइट, जब भी आपका यूरिन बनेगा तो सबसे पहले वो आपका जाएगा कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। कलेक्टिंग डक्ट से या कलेक्टिंग डक्ट के नीचे ही आपको मिलता है आपका पेपिलरी डक्ट। पेपिलरी डक्ट से आप जाते हो या भेजते हो यूरिन को आपके दो तीन छोटे छोटे ट्रिब्यूटरी के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज माय माइनर कैलिक्स। और कई सारे माइनर कैलिक्स इकट्ठा होते हैं एंड दे फॉर्म समथिंग नोन एज योर मेजर कैलिक्स। और मेजर कैलिक्स से आपका यूरिन जाएगा रेनल पेल्विस के अंदर, और एक बार पेल्विस में आ गया उसके बाद मेरा यूरिन आ जाएगा आपके यूरेटर के अंदर। आफ्टर दैट माय यूरिन विल गेट इनसाइड द यूरेटर। तो ये सीक्वेंस आपको यहाँ पे याद रखना है। ये सीक्वेंस कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली वो लोग पूछ लेते हैं, वो लोग ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज पूछते नहीं, वो आपके सामने 4-5 ऑप्शन रख देंगे और बताएंगे कि यार इसमें से कौन सा सीक्वेंस मेरा सही है। तो याद रखना इट स्टार्ट विद द कलेक्टिंग डक्ट में पहले यूरिन आएगा, देन पेपिलरी डक्ट उसके नीचे ही लगा हुआ होगा, देन यू हैव अ माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, उसके बाद रेनल पेल्विस एंड देन वहां से यूरिन विल गेट इनसाइड द यूरेटर। और यूरेटर में एक बार आ गया फिर तो वहां से उसे जाना है आपके ब्लैडर के पास। सो दैट इज समथिंग यू विल सी। अब इसको हम थोड़ा सा और आगे जाके देखते हैं, इसको थोड़ा और आगे हम समझते हैं यहाँ पे, राइट। The kidney tissue surrounding the pelvis is arranged in the outer functional layer called renal cortex. जो आपका जो आउटर वाला जो आपका यहाँ पे एरिया रहेगा, दैट आउटर फंक्शनल लेयर इज कॉल्ड एज योर रेनल कॉर्टेक्स, उसे हम बोलेंगे यहाँ पे रेनल कॉर्टेक्स। एंड इनर फंक्शनल लेयर यहाँ पे हम बोलेंगे उसे एज अ रेनल मेडुला। तो याद रखना आप दो पार्ट में से डिवाइड करोगे, यू विल कॉल्ड एज अ रेनल कॉर्टेक्स एंड योर रेनल मेडुला। सो इनर एरिया जो आपका होगा यहाँ पे इसको मैं बोलता हूँ रेनल मेडुला, और जो आउटर एरिया जो मेरा यहाँ पे रहेगा इसका बोलूंगा यहाँ पे एज अ रेनल कॉर्टेक्स। तो ये दो पार्ट्स में सबसे पहले आपको किडनी को यहाँ पे डिवाइड करना है। सो इन दो पार्ट्स यू हैव टू डिवाइड योर किडनी, दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू, राइट। अब जब मेरा कॉर्टेक्स से मेडुला के अंदर जब मैं जा रहा होता हूँ तो वो ट्रांजिशन वाले पॉइंट को मैं बोलता हूँ यहाँ पे कॉलम ऑफ बर्टीनी। तो प्रोजेक्शन ऑफ रेनल कॉर्टेक्स इनटू मेडुला इज टर्म्ड एज माय कॉलम ऑफ बर्टीनी। तो ये कॉलम ऑफ बर्टीनी हम आपको यहाँ पे बताते हैं, देखो ध्यान से। सो फॉर एग्जाम्पल ये बाहर वाला जो मेरा पार्ट है यहाँ पे, दैट इज माय, लेट्स से ये बाहर वाला पार्ट इज माय कॉर्टेक्स, दिस इज गोइंग टू बी योर कॉर्टेक्स। ये मेरा हो गया यहाँ पे कॉर्टेक्स, ठीक है। अब हम मेडुला भी बना लेते हैं। जो ये वाला जो मेरा पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक वाला, दैट इज गोइंग टू बी माय मेडुला। दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज माय मेडुला। अब जब आप कॉर्टेक्स से मेडुला के अंदर जा रहे हो, जब आप कॉर्टेक्स से मेडुला में जा रहे हो तो इस एरिया को हम बोलते हैं ट्रांजिशन पॉइंट। ट्रांजिशन मतलब आपने एक एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया के अंदर आप जा रहे हो। सो दिस जोन जहां पे आपका कॉर्टेक्स खत्म होता है और आपका मेडुला चालू होता है, दिस ट्रांजिशन जोन इज कॉल्ड एज माय कॉलम ऑफ बर्टीनी। इस एरिया को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ कॉलम ऑफ बर्टीनी। सो दिस एरिया ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय कॉलम ऑफ बर्टीनी। तो क्या आपको कॉलम ऑफ बर्टीनी यहाँ पे समझ आ रहा है? इस कॉलम ऑफ बर्टीनी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? द ट्रांजिशन बिटवीन कॉर्टेक्स एंड द मेडुला, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज योर कॉलम ऑफ बर्टीनी। इसको हम यहाँ पे हमारा कॉलम ऑफ बर्टीनी यहाँ पे बोल देंगे,
ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे रखना, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो कि ये हमारे यहाँ पे बन जाता है एज अ कॉलम। सो प्रोजेक्शन ऑफ रेनल कॉर्टेक्स इनटू मेडुला आर टर्म्ड एज योर कॉलम ऑफ बर्टीनी। ठीक है, अब मुझे आप ये बताओ कि इस वाले एरिया में हीलम कहाँ पे आएगा, इन विच पार्ट आई विल गेट टू सी द हीलम, हीलम वाला पार्ट मुझे कहाँ देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे? सर जहाँ पे कौन ओपनिंग सी? हो रही है, जहाँ पे ओपनिंग हो रही है रेनल आर्टरी। यहाँ पे मेरी यहाँ पे ओपनिंग लग रही है, यहाँ पे मुझे मिलेगा देखने के लिए मेरे यहाँ पे हीलम। सो दैट इज समथिंग आई विल बी फाइंडिंग माय हीलम। ठीक है, अब आप मुझे यहाँ पे बताओ कि कलेक्टिंग डक्ट में पहले यूरिन जाता है, उसके बाद कहाँ पे जाता है? कलेक्टिंग डक्ट से कहाँ जाता है यूरिन? सर पैपिलरी Papillary duct. और yes, it will get inside the papillary duct over here. ठीक है, अब papillary duct से कहाँ पे जाएगा? Minor calyx. Right. Papillary duct से ही जाएगा आपका, छोटी छोटी वहां पे लाइक ब्रांचेस निकले हुए, दैट इज माय minor calyx. So minor calyx में ये जाएगा, minor calyx से सिंपल हो जाता है, फिर आपका आएगा मेजर calyx, राइट? और मेजर calyx के बाद आपका नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या रही? हाँ, अब आपका यहाँ पे आता है रेल पेल्विस। ये आपका बहुत बड़ा एरिया वहां पे मिला आपको यहाँ पे, दैट इज माय रेल पेल्विस। और एंड में यहाँ से आपका यूरिन अब जाएगा आपके यूरेटर के अंदर, यहाँ से वो ट्यूब में चला जाएगा, दैट इज माय यूरेटर। एंड देन यूरेटर से आप फिर अपने यूरिन को इन द ब्लैडर के अंदर आप पहुंच जाएगा वो। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। अब एक चीज याद रखना, आपका जो किडनी फॉर्मेशन, सॉरी आपका जो स्टोन फॉर्मेशन जो आपको मिलता है ना देखने के लिए, वो काफी बार आपको मिलता है आपके यूरेटर के अंदर, राइट? यूरेटर इज आल्सो द साइट where you get to see the kidney form, stone formation. शायद आपने सुना होगा कि जिसको स्टोन फॉर्मेशन होता है ना, कई बार उनके यूरिन में ब्लड दिखता है। शायद आपने कभी सुना होगा कि जिन लोगों को स्टोन फॉर्मेशन होता है तो काफी बार ऐसा होता है when they urinate ना, there is certain amount of blood which can be seen in the urine as well, right? तो यहाँ पे होता क्या है कि अगर यहाँ पे स्टोन बनता है, अगर आपको यूरेटर के अंदर स्टोन बनता है, देन होता क्या है कि वो जो स्टोन बनता है ना, वो वॉल के साथ फ्रिक्शन करता है, वो वॉल के साथ फ्रिक्शन करेगा या फिर वो ब्लैडर के वॉल के साथ फ्रिक्शन करेगा, और उस फ्रिक्शन की वजह से आपका डैमेज होता है वॉल के अंदर। ठीक है, तो अगर समझो मेरा यहाँ पे स्टोन है, मेरा यहाँ पे किडनी स्टोन यहाँ पे है, और वो वॉल से अगर फ्रिक्शन कर रहा है, देन दैट कैन डैमेज द वॉल ऑफ द यूरेटर, और फिर आपका ब्लड वहां से निकलना चालू करता है। सो दैट्स व्हाई यू गेट टू सी ब्लड समटाइम्स टू अ पर्सन हु इज सफरिंग विद द किडनी स्टोन। तो याद रखते हैं ये चीज, आगे भी तुम पढ़ोगे, किडनी स्टोन जनरली दो जगह पे आपके बनते हैं, ये बनते हुए आपको दिख जाते हैं, इधर इन द यूरेटर और इन द ब्लैडर। ठीक है, सो और आई वुड से ब्लैडर एंड यूरेटर आर द टू साइड्स, एक तो यूरेटर आपके यहाँ पे हो गया और दूसरा आपके यहाँ पे हो गया ब्लैडर। ये आपकी दो जगह होती है जहाँ पे आपको किडनी स्टोन्स देखने के लिए आपको मिल जाता है। ठीक है, नाउ इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्टोन, डॉक्टर आपको रेकमेंड करेगा व्हाट यू कैन गो फॉर। समटाइम आप लेजर सर्जरी यूज करके उसे डिसॉल्व कर सकते हो, मेडिसिन से डिसॉल्व हो जाता है, एंड सम टाइम यू माइट हैव टू गो फॉर लाइक कन्वेंशनल सर्जरी आपको करानी पड़ सकती है, इट डिपेंड्स। ठीक है, बट याद रखना क्योंकि आगे वापस डिसऑर्डर में ये चीज आएगी, तो ये आपको याद रखना है। सो प्लीज रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, क्योंकि काफी चीजें आप समझते हो इन टर्म्स ऑफ दिस। यू हैव अ कॉर्टेक्स, यू हैव अ मेडुला, एंड यू हैव टू नो कि कहाँ से आपका प्रोसेस आपका कहाँ पे जा रहा है। याद रखना, आर्टरी अंदर जा रही है आपकी, यहाँ पे आपके वेन और यूरेटर आपके बाहर निकल रहे हैं, राइट? उसके साथ साथ आपके कई सारे नर्व्स आपके किडनी के अंदर जाते हैं जो किडनी को वो सिग्नल दे सकते हैं अलग अलग टाइप के। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर इन दिस। तो क्या ये वाला पार्ट आपको क्लियर है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कॉर्टेक्स मेडुला वाला पार्ट क्लियर है सबको यहाँ पे? यस सर। नाउ आफ्टर दिस लेट्स टॉक अबाउट योर नेफ्रॉन। अभी हम बात करते हैं हमारे नेफ्रॉन की। सो द फंक्शनल यूनिट ऑफ द मैमेलियन किडनी आर कॉल्ड एज योर नेफ्रॉन, राइट? आपको लाइक 3 मिलियन नेफ्रॉन आपको मिल जाते हैं किडनी के अंदर, दोनों किडनी मिला के 3 मिलियन नेफ्रॉन यू कैन सी इन द किडनी, राइट? दैट द फंक्शनल यूनिट ऑफ योर किडनी। अब जब भी तुम नेफ्रॉन की बात करते हो तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना पड़ेगा, राइट? बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो जब भी आप नेफ्रॉन की बात करते हो, सो व्हाट यू डू, यू हैव टू रिमेंबर इट्स स्ट्रक्चर वेरी केयरफुली। नेफ्रॉन विल हैव द बोमैन्स कैप्सूल। अगर आप नेफ्रॉन को बनाते हो, so it will be having the Bowman's capsule and the inside you will have the ball of capillaries. बीच में आपको मिलती है यहाँ पे ball of capillaries, and that ball of capillaries is called as my glomerulus. तो ये आपका यहाँ पे होगा glomerulus. This structure over here is my Bowman's capsule.
ये मेरा है यहाँ पे बोमैंस कैप्सूल, राइट। एंड देन उसके बाद आपको याद रखना है, उसके बाद आपको मिलेगा आपका पीसीटी। उसके बाद जो अगली चीज आपको यहाँ पे दिख रही है दैट इज गोइंग टू बी अ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको मैं अभी शॉर्ट में लिखूंगा यहाँ पे एज अ पीसीटी। लेट मी चेंज द कलर, दिस इज गोइंग टू बी योर पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब मैं ये पिक्चर आपके लिए अभी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इस पिक्चर को आपको याद रखना है, क्योंकि इसे हम बार बार देखेंगे फ्यूचर में। एंड देन यू विल हैव एक काफी लंबा सा हेनलीस लूप आपके पास होगा, एक बहुत ही लंबा एक्सटेंडेड हेनलीस लूप आपके पास होगा। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है आपके पास, पूछिए। You will have a very long extended Henle's loop, right? And again you will have the distal convoluted tubule. Again you will be having something like a distal convoluted tubule, जो मैं आप में लिख दूंगा। And then you can have a collecting duct. Then end में आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए आपका collecting duct। ठीक है, तो एक बार फिर इसको यहाँ पे वेट बेटा, या वो पीसीटी यहाँ पे मिलेगा आपको देखने के लिए आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसे हम कहते हैं डीसीटी, जिसे हम ऑब्वियसली बाद में डिटेल में समझेंगे ये क्या कर रहा है। यहाँ पे आपका है, यहाँ पे आपका हेनलीस लूप, दिस इज योर हेनलीस लूप, राइट। You have a Henle's loop over here and then you have a collecting duct। ये वाला जो आपका यहाँ पे है that is going to be a collecting duct। अब एक चीज आपने बहुत सही तरीके से याद रखनी है, और वो ये है कि हर एक नेफ्रॉन के पास उसका खुद का कलेक्टिंग डक्ट नहीं होता। याद रखना, ऐसा नहीं है कि हर एक नेफ्रॉन के पास उसका खुद का कलेक्टिंग डक्ट होगा। 4-5 नेफ्रॉन के पास एक कलेक्टिंग डक्ट होता है, याद रखना। तो 4-5 नेफ्रॉन अपना सामान एक ही कलेक्टिंग डक्ट के अंदर रिलीज करेंगे। ये मत सोचना कि एक नेफ्रॉन के पास खुद का एक्सक्लूसिव कलेक्टिंग डक्ट होता है, ऐसा नहीं है। हम बनाते तब वो ऐसे ही बनाते हैं, पर याद रखना इसी कलेक्टिंग डक्ट के अंदर किसी और नेफ्रॉन का भी सामान आ रहा होगा, किसी और नेफ्रॉन भी, कोई दूसरा नेफ्रॉन भी इसी कलेक्टिंग डक्ट के साथ कनेक्टेड होगा। सो याद रखना, अ सिंगल कलेक्टिंग डक्ट माइट बी कनेक्टेड टू अ 4 to 5 नेफ्रॉन, 4 से 5 नेफ्रॉन से वो कनेक्टेड होगा। दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो, राइट। दूसरी चीज याद रखना कि आपका हेनलीस लूप का मेन काम होता है वाटर कंजर्वेशन। हेनलीस लूप का मेन काम यहाँ पे होता है आपका वाटर कंजर्वेशन। मैं आपको अभी ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको एक चीज फोटोज दिखाऊंगा जिसमें आप कुछ चीजें समझोगे। याद रखना, हेनलीस लूप का मेन काम होता है वाटर कंजर्वेशन, और जितना लंबा हेनलीस लूप उतना ज्यादा वाटर कंजर्वेशन। ये बात भी याद रखना, जितना लंबा आपका होगा हेनलीस लूप उतना ही ज्यादा आपका होगा वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, सो दीज आर द टू थिंग्स आई वांट ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर। सो आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए हेड वाले पार्ट के लिए ग्लोमेरुलस एंड वुमेन्स कैप्सूल आपको दिख जाएगा यहाँ पे। एंड देन यू हैव योर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हेनलीस लूप, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड देन यू हैव अ कलेक्टिंग डक्ट, राइट। तो इसी स्ट्रक्चर को हम वापस से आगे देखेंगे। नाउ यूरिन प्रोड्यूस्ड बाय ईच नेफ्रॉन एम्प्टीज इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। याद रखिएगा, एक कलेक्टिंग डक्ट के साथ 4 से 5 नेफ्रॉन कनेक्टेड होते हैं, राइट। हर एक को एक अपना खुद का कलेक्टिंग डक्ट नहीं मिलता। द कलेक्टिंग डक्ट passes through the papillae, that's your papillary duct, into the renal calyx। वही अब बात करें यहाँ पे माइनर और मेजर कैलिक्स की। The renal calyx drains the urine in the central cavity, जिसको हम बोलते हैं हमारा renal pelvis। तो वही स्टोरी जो हमने देखी थी पहले, वही यहाँ पे लोग मेंशन कर रहे हैं। From collecting duct आप भेजोगे इन द your papillary duct, then वहां से आपका माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, एंड देन इनटू योर renal pelvis। वही चीज उन्होंने यहाँ पे बताई है आपको। So that is one thing you have to know। और याद रखना नेफ्रॉन में आपको क्या क्या मिल रहा है देखने के लिए। You have the Bowman's capsule, बीच में आपको मिलेंगी a tangle group of capillaries, और I would say a ball of capillaries। ये जो ग्लोमेरुलस आपके सामने कभी भी दिखेगा ना, तो आपने इतना उसे देख के बोलना है, it is nothing but a ball of capillaries। This is nothing but a ball of capillaries, जो आपको सेंटर में देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, and then you have a PCT, DCT, and you have a Henle's loop over here। Now इस तरीके से आपका दिखता है आपका नेफ्रॉन। ये इन्होंने उल्टा बनाया, मैंने उससे बनाया। दिस इज गोइंग टू बी दिस इज हाउ द नेफ्रॉन इज गोइंग टू लुक लाइक। सो विल हैव अ ग्लोमेरुलस, एंड ग्लोमेरुलस कैप्सूल को यहाँ पे जो आपके एनसीईआरटी जो बुक यहाँ पे टर्म यूज करती है, दैट इज नथिंग बट माय बोमैंस कैप्सूल। ये जो टर्म आपका यहाँ पे होगा, दैट इज गोइंग टू बी बोमैंस कैप्सूल, राइट। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे होता है ना,
ये पूरा स्ट्रक्चर ग्लोमेरुलस प्लस बोमैन कैप्सूल, इसको बोलते हैं हम यहाँ पे रेनल कॉर्पसेल्स. You can call them as over here as a renal corpuscles. So that is something which is also called my renal corpuscles. ठीक है, तो ये एक चीज यहाँ पे याद रखना ना. पीसीटी हमने यहाँ पे मेंशन किया था, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल ओवर हियर. यहाँ पे आपका होगा हेनलीस लूप. इसमें भी दो पार्ट होते हैं, डिसेंडिंग असेंडिंग, वो हम बाद में देख लेंगे. दिस इज योर हेनलीस लूप ओवर हियर एंड देन यू हैव अ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, राइट. अब मैंने आपको यहाँ पे एक बात बताई थी कि जितना लंबा होगा मेरा नेफ्रॉन, जितना लंबा होगा मेरा हेनलीस लूप, उतना ज्यादा मेरा वाटर कंजर्वेशन होगा, राइट. यू विल हैव जितना एक्सटेंडेड आपका रहेगा यहाँ पे नेफ्रॉन या हेनलीस लूप, उतना आपका यहाँ पे होता है वाटर कंजर्वेशन. दैट इज समथिंग आई हैव टोल्ड यू. अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, यहाँ पे आपको दो टाइप के नेफ्रॉन दिखेंगे. एक नेफ्रॉन आपके सामने यहाँ पे है और दूसरा नेफ्रॉन आपके सामने यहाँ पे है, राइट. अब जो ये वाला नेफ्रॉन है, ये वाला जो नेफ्रॉन आपको यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप इसे देखोगे ध्यान से, आपको इतना यहाँ पे दिखेगा, काफी सारी कैपिलरीज वहां पे दिख रही है, बट आप इतना देखोगे यहाँ पे ध्यान से कि ये नेफ्रॉन जो है इसका मेजर पार्ट कॉर्टेक्स में है. मेजर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज इन द कॉर्टेक्स. क्या मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ? यहाँ पे मेजर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज इन द कॉर्टेक्स, ठीक है. एक स्मॉल पोर्शन मेडुला में जा रहा है, बट दैट स्मॉल पोर्शन इज ऑफ द हेनलीस लूप. तो मेडुला में भी कुछ पार्ट है, लेकिन ज्यादा पार्ट इसका कॉर्टेक्स के अंदर है. ये जो नेफ्रॉन आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे, इस नेफ्रॉन को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ कॉर्टिकल नेफ्रॉन. दिस नेफ्रॉन ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय कॉर्टिकल नेफ्रॉन. ये जो नेफ्रॉन मेरे सामने आपको दिख रहा है, दैट इज माय कॉर्टिकल नेफ्रॉन. याद रखिएगा, आपके फिलहाल किडनी के अंदर यू हैव अराउंड 85% जो नेफ्रॉन आपके किडनी में है, दे आर माय कॉर्टिकल नेफ्रॉन. दैट मीन्स मेजर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज इन द कॉर्टेक्स. मेजर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज द कॉर्टेक्स. कुछ पार्ट मेडुला के अंदर है, बिल्कुल है, और जो पार्ट मेडुला के अंदर है, यहाँ पे ये वाला पार्ट यहाँ पे आपको मिलेगा देखने के लिए, दैट इज माय हेनलीस लूप. ये वाला हेनलीस लूप का एक पार्ट मुझे मेडुला में देखने के लिए मिल जाए. बट स्टिल आपको याद रखना है, आपकी किडनी में मेजॉरिटी ऑफ योर नेफ्रॉन आर कॉल्ड एज माय कॉर्टिकल नेफ्रॉन, बिकॉज वो आपको मोस्ट पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन का आपको मिलता है कॉर्टेक्स के अंदर, ठीक है. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. उसके बाद एक और नेफ्रॉन आपके यहाँ पे सामने है. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये नेफ्रॉन जो है, इसका जो हेनलीस लूप है, ये मेडुला के बहुत डेप्थ तक जा रहा है. आप देखो यहाँ पे इसका जो हेनलीस लूप है, ये आपके मेडुला के बहुत ज्यादा डेप्थ तक आपके जा रहा है. इतना डेप्थ में वो नहीं जा रहा था. सो आई कैन श्योरली से इसका जो हेनलीस लूप है, ये बहुत डीप तक जा रहा है, बहुत आपके मेडुला के डीप तक ये जा रहा है, राइट. सच काइंड ऑफ नेफ्रॉन इज कॉल्ड एज माय juxtamedullary nephron. Right. Such kind of nephron is called as my juxtamedullary nephron. ये जो मेरा नेफ्रॉन यहाँ पे, इसको बोलता हूं मैं एज अ juxtamedullary nephron. और जो juxtamedullary nephron मुझे यहाँ पे दिखेगा, याद रखना, आपके बॉडी के अंदर मिलते हैं आपको 15% ऐसे नेफ्रॉन. सो 15% ऑफ द नेफ्रॉन आर गोइंग टू बी juxtamedullary nephron. अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर इसका हेनलीस लूप मेडुला के डेप्थ तक जा रहा है, अगर इसका हेनलीस लूप इतना लंबा है और मेडुला के डेप्थ तक अगर ये जा रहा है, तो इसका काम क्या होता होगा? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ सच काइंड ऑफ नेफ्रॉन? ऐसे नेफ्रॉन का मेन काम क्या होता होगा यहाँ पे? सर ये लार्ज अमाउंट में वाटर एब्जॉर्ब करेगा. बिल्कुल सही. इसका एक मेन काम यहाँ पे जो होगा वो होगा वाटर एब्जॉर्प्शन. सो juxtamedullary nephron will play a very important role in my water absorption. सो वाटर रीअब्जॉर्प्शन के लिए इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है. सो दे आर नोन टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द वाटर रीअब्जॉर्प्शन. सो याद रखना, दे आर गोइंग टू बी 15% ही होते हैं, बट इनका काम यही होता है कि वाटर रीअब्जॉर्प्शन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है. अब आप मुझे कुछ एनिमल्स के नाम बताइए जो आपके हिसाब से जिनके अंदर ज्यादा होते होंगे juxtamedullary nephron. कैसे ऐसे एनिमल्स होते होंगे जिनके अंदर इन नेफ्रॉन की ज्यादा जरूरत पड़ती होगी? What kind of animal? सर कैमल. Camel is a very simple example. Yes. Sir, rat. वो कंगारू रैट, वो वाला Yes. जो हमने देखा था. सर यस सर. Rat. तो ये आपकी दो स्पीशीज थी, एक डेजर्ट वाले एरिया में आपको मिल जाती है. ये आपको डेजर्ट वाले एरिया में आपको दिखेंगे. दीज आर द स्पीशीज यू गेट टू सी इन द डेजर्ट वाला एरिया. और याद रखना, ऐसे स्पीशीज के अंदर आपको जो juxtamedullary nephron है वो ज्यादा मिलेगा. सच नेफ्रॉन, juxtamedullary nephron जो आपको यहाँ मिलेंगे देखने के लिए,
इनका अमाउंट रहेगा ज्यादा, सो दे विल बी इन द मोर अमाउंट, इनका अमाउंट काफी ज्यादा रहेगा, क्योंकि ऐसे एनिमल्स को पानी बचाना होता है, ऐसे एनिमल्स को पानी हमेशा कंजर्व करना है, एंड बिकॉज दे हैव टू कंजर्व वाटर, ऐसी स्पीशीज के अंदर आपको जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन ज्यादा देखने के लिए मिल जाता है, विल गेट टू सी देयर नंबर विल बी वेरी हाई, राइट। तो इनका नंबर यहाँ पे आपको काफी ज्यादा देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। ह्यूमंस में 15% ही है, लेकिन इनके अंदर 15 नहीं होगा, इनमें लगभग 50% आपको मिलेंगे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। व्हाई? बिकॉज दे प्ले अ रोल इन द वाटर कंजर्वेशन, बिकॉज ये एक रोल प्ले करते हैं इन योर वाटर कंजर्वेशन। तो ये बात आपने भूलनी नहीं है, दे विल ऑलवेज प्ले अ रोल इन द वाटर कंजर्वेशन। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप यहाँ पे याद रखेंगे, हमेशा याद रखना, आपका लेट्स से योर ग्लोमेरुलस and plus Bowman's capsule plus your Bowman's capsule, ये दो पार्ट, इसके साथ साथ your proximal convoluted tubule, उसके साथ साथ your distal convoluted tubule, ये जो स्ट्रक्चर्स आपके हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स आपके होते हैं, ये स्ट्रक्चर्स या ये रीजन जो होते हैं नेफ्रॉन के, वो आपको हमेशा मिलेंगे कॉर्टेक्स के अंदर। याद रखना ये चीज, कोई भी आप नेफ्रॉन उठा लो, उन सब के अंदर आपको ये मिलेगा कॉर्टेक्स के अंदर। सो याद रखना, योर ग्लोमेरुलस, बोमैन्स कैप्सूल, योर पीसीटी एंड योर डीसीटी, ये जो स्ट्रक्चर आपको मिलते हैं, दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी सीन इन द कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ द किडनी, दे आर ऑलवेज सीन इन द कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ योर किडनी। ये भूलना नहीं है कभी आप लोगों ने, ये आपको हमेशा कॉर्टेक्स के अंदर मिलेंगे। आप देख लो यहाँ पे, अगर आप कॉर्टिकल नेफ्रॉन देखोगे तो यहाँ पे तो आपको दिख ही रहा है कि आपका योर रेनल कॉर्पस सेल्स जो आपके यहाँ पे है, और आपके जो पीसीटी डीसीटी है, वो सारे आपके कॉर्टेक्स में ही है। अगर आप यहाँ पे भी अगर आप देखते हो, इवन देन पीसीटी डीसीटी एंड योर रेनल कॉर्पस सेल्स आपको कॉर्टेक्स में ही मिलेंगे, दे आर ऑलवेज इन द कॉर्टेक्स ओनली, यू डोंट फाइंड देम इन द मेडुला। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट कौन सा पोर्शन आपको मेडुला में मिलेगा एंड कौन सा आपको मिलेगा यहाँ पे कॉर्टेक्स के अंदर, ठीक है। सो याद रखना ये चीज यहाँ पे, दैट यू विल फाइंड योर कॉर्टेक्स पार्ट विल हैव, करूँ ना थोड़ा जोर से लगा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। सर मैं नहीं हूँ, सर केत की है। सॉरी सर मैं अरे इतनी जोर से गलती से माइग्रेन हो गया था। नहीं गाओ, कोई बात नहीं बेटा, लाइक लोग यहाँ बच्चे भी सजेस्ट करेंगे फॉर अ बेटर सॉन्ग। सॉरी करूंगा, आई जस्ट सॉ के ओवर देयर एंड आई थॉट ठीक है, ओके। सो यू विल फाइंड ओवर हियर, सो याद रखना, सो ये इन दोनों को हम कलेक्टिवली यहाँ पे कहते हैं एज अ रेनल कॉर्पसेल्स, यू कॉल देम एज अ renal corpuscles. So renal corpuscles plus PCT and DCT will be seen in the cortex. ये भूलना मत, ये बार बार आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आता है इसलिए, उन लोगों ने स्टेटमेंट के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लेना, इसलिए ये चीज याद रखना। और जब आपको जो हेनलीस लूप होता है, वो इट विल सी इन द मेडुला वाला पार्ट, याद रखना, योर हेनलीस लूप इज ऑलवेज सीन इन द मेडुला वाला पार्ट, चाहे वो यहाँ पे हो, चाहे वो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन हो, उसमें थोड़ा ज्यादा ही लंबा नीचे अंदर तक जाता है, ज्यादा ही डेप्थ तक जाता है। बट अगर मैं बात करूं इस नेफ्रॉन की भी, इसमें भी आपका हेनलीस लूप विल बी सीन इन द मेडुला पार्ट के अंदर। सो याद रखना, योर हेनलीस लूप विल बी सीन इन द मेडुला, बट बाकी तीन चीजें आपको मिलती है कॉर्टेक्स के अंदर। तो क्या ये वाली चीज आपको यहाँ पे समझ आ रही है? आर यू एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन? क्या ये दो नेफ्रॉन को आप यहाँ पे डिफरेंशिएट कर पा रहे हो? यस सर। राइट, इनको डिफरेंशिएट करना, याद रखना व्हाट इज द मेन डिफरेंस ओवर देयर। मेन डिफरेंस आपका यहाँ पे हेनलीस लूप का है, हेनलीस लूप इसके अंदर बहुत डेप्थ तक जा रहा है, राइट, और इसलिए इसका फायदा ये होता है दैट इट विल हेल्प इन द वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, इट विल हेल्प इन वाटर रीएब्जॉर्प्शन के लिए आपके बड़ा हेल्प करेगा यहाँ पे। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। इतना आपने यहाँ पे देख लिया, दिस इज समथिंग यू हैव सीन। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, आई जस्ट वांट टू ऐड ओवर हियर दैट जब हम बात करते हैं हमारे रेनल कॉर्पसेल्स की, जब भी हम बात करते हैं हमारे रेनल कॉर्पसेल्स की,
तो याद रखना आपने दो चीज मेरे को बोलनी है कि सर इसमें आएगा मेरा ग्लोमेरुलस और इसके अंदर आएगा मेरा बोमैंस कैप्सूल. सो व्हेनेवर आई से रेनल कॉर्पसेल्स यू हैव टू से टू थिंग्स. इट विल इंक्लूड माय ग्लोमेरुलस, इट विल इंक्लूड माय बोमैंस कैप्सूल. अब हम यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर थिंग ओवर हियर. अगर मैं बनाता हूं मेरा बोमैंस कैप्सूल थोड़ा लार्ज, लेट मी मेक अ लार्ज बोमैंस कैप्सूल. Let's say this is your Bowman's capsule over here, right? बीच में मुझे मिलेंगी कैपिलरीज. अब वो कैपिलरीज बन कैसे रही है? सो कैपिलरीज बनती है मेरे आर्टरीज से. सो यहाँ पे मेरा आर्टरी यहाँ पे अंदर आएगी जिसे मैं बोलूंगा आर्टरियोल, एंड दिस आर्टरियोल विल गेट इनसाइड ओवर देयर एंड देन इट विल फॉर्म द कैपिलरीज. एंड देन यहाँ पे उसने बनानी है मेरी यहाँ पे कई सारी कैपिलरीज, एंड नाउ इट विल स्टार्ट फॉर्मिंग द बॉल ऑफ कैपिलरीज ओवर हियर. ठीक है. सो नाउ इट विल फॉर्म द कैपिलरीज ओवर हियर. तो यहाँ पे हो क्या रहा है एक बार फिर हम यहाँ पे देखते हैं. तो यहाँ पे आपकी आर्टरी एक अंदर आती है. फॉर सिंपल अंडरस्टैंडिंग इट विल फॉर्म अ बॉल ऑफ कैपिलरीज ओवर हियर, एंड देन ये बॉल ऑफ कैपिलरीज वापस से एक आर्टरी बनाएंगे. दे विल अगेन फॉर्म द आर्टरीज ओवर हियर. सो दे विल अगेन फॉर्म द आर्टरीज व्हिच विल बी कमिंग आउट ऑफ द बोमैंस कैप्सूल. इसका कलर मैं थोड़ा यहाँ पे चेंज करता हूँ. इट विल बी कमिंग आउट ऑफ द बोमैंस कैप्सूल. लेट मी मेक दिस. Let me make this white. So this is something which is coming out of your Bowman's capsule. ये आपकी बाहर निकल रही है. अब मुझे ये बताओ जो बाहर निकल रही है उसका डायमीटर थिक या थिन है? सर थिन है. जो बाहर निकल रही है आपके यहाँ पे थिन हो जाएगी. राइट, बिल्कुल सही. राइट, जो अंदर जा रही है वहां पे थिक है. जो अंदर जा रही है that is my efferent arterioles. यस सर. दूसरी efferent arterioles. राइट, दूसरी वाली मेरी यहाँ पे होगी एज efferent arterioles. सो अंदर जो मेरी आ रही है दैट्स माय efferent arterioles, और जो बाहर जो मेरे यहाँ पे निकल रही है दैट इज माय efferent arterioles. Your efferent arterioles. ये आपको आगे पिक्चर्स में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे. ठीक है. सो efferent arterioles आपके अंदर जा रही है और अंदर जाने के लिए बना रही है आपकी बॉल ऑफ कैपिलरीज. और ये जो बॉल ऑफ कैपिलरीज जो आपके यहाँ पे अंदर बन चुका है that is something going to be your glomerulus. यही मेरा यहाँ पे रहेगा मेरा glomerulus. This is something which you call it as a glomerulus over here. और ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपका है that is my Bowman's capsule. ये तो हम जानते हैं कि ये जो मेरा पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, this complete structure over here, this structure is my Bowman's capsule. ये मेरा यहाँ पे Bowman's capsule. अब प्लीज एक चीज याद रखना, क्योंकि ये बार बार मैं आपके सामने रिपीट करूंगा आगे भी, कि आपकी जो efferent arterioles है, efferent arteriole जो आपके यहाँ पे बाहर निकल रही है, इनका डायमीटर छोटा होगा. दे विल बी स्मॉलर. बट अगर हम बात करते हैं efferent arterioles की, देन जो अंदर जा रही होती है उनका डायमीटर यहाँ पे बड़ा होता है. और इसका एक इवोल्यूशनरी एडवांटेज है. वो क्या है आप लोग बाद में समझोगे. बट याद रखना, यू विल हैव अ एडवांटेज ऑफ हैविंग efferent arterioles बीइंग स्मॉलर, और जो आपकी जो efferent arteriole जो यहाँ पे अंदर जा रही है वो आपके यहाँ पे उनका डायमीटर यहाँ पे बड़ा होगा. राइट. और ये जो ग्लोमेरुलस है, मैं वापस यहाँ पे देख रहा हूँ, दे आर नथिंग बट माई ball of capillaries. They are nothing but my ball of capillaries. अब आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये ball of capillaries है, तो क्या मैं कह सकता हूं अगर ये मेरी capillaries है तो ये होंगी semi permeable? Can I say that they are going to be very much semi permeable if they are capillaries? Yes sir. क्योंकि अगर आपको we have done this, कि हमने जब पढ़ा था blood vessels को, तो हमने देखा था कि capillaries काफी हद तक काफी permeable होती है. उनमें से चीजें हमेशा आपकी बाहर निकलते रहती है. तो यही चीज आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगी कि आपकी जो बॉल ऑफ कैपिलरीज यहाँ पे है, दे आर गोइंग टू बी सेमी परमिएबल. ये जो आपकी यहाँ पे रहेंगी, दे आर गोइंग टू बी वेरी मच सेमी परमिएबल. सो इसका मतलब है कि यहाँ से चीजों का बाहर निकलना या यहाँ से ऊज आउट होना काफी आसानी से हो जाएगा. राइट, बिकॉज दे आर माई कैपिलरीज. इन दी एंड दे आर माई कैपिलरीज. इसमें से चीजें बाईपास की जा सकती है, इनमें से चीजें आप बाहर निकाल सकते हो. तो इतना याद रखना कि जो आपका बॉल ऑफ कैपिलरीज जो आपके यहाँ पे बन रहा होता है, वो बनाने के लिए जो अंदर जा रहा है, जो बोमैन कैप्सूल के अंदर जा रहा है, दैट्स माय efferent arterioles. दे विल फॉर्म द बॉल ऑफ कैपिलरीज, और वही कैपिलरीज फिर बनाएंगे आपका efferent arterioles जो आपकी वहां से बाहर निकलेंगी, एंड देन दे विल सराउंड इटसेल्फ टू द नेफ्रॉन. ये जो बाहर निकला ना, ये अपने आप को नेफ्रॉन के आसपास ही रखेगा. उसको हम बाद में वापस देखेंगे वो कैसे रहेगा, बट यू विल फाइंड देम नियर बाय द नेफ्रॉन ओनली. ठीक है. तो ये चीज पहले आपको यहाँ पे याद रखनी है. अब मुझे ये बताओ
जब मैं टर्म यूज करता हूँ समथिंग लाइक अ रेनल कॉर्पसेल्स, जब मैं रेनल कॉर्पसेल टर्म यूज करता हूँ तो आपके दिमाग में क्या दो चीजें आती हैं? व्हाट आर द टू थिंग्स? सर बोमेन कैप्सूल और Bowman capsule and glomerulus. बोमैन कैप्सूल एंड योर ये दो चीजें आपकी, हाँ जी, बोमैन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस आर द टू थिंग्स शुड गेट योर हेड जब मैं टर्म यूज करता हूँ मेरा रेनल कॉर्पसेल्स। जब मैं कहता हूँ यू हैव अ वेरी लॉन्ग हेनलिस लूप, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि इसका फायदा क्या होगा? वाटर एब्जॉर्प्शन। Large amount में water की वाटर absorption होगा. एब्जॉर्प्शन, यस, वाटर एब्जॉर्प्शन आप करने के लिए आप आपके पास यूज करो आपका elongated your Henry's loop can be used for your water reabsorption के लिए आप वहां पे यूज करोगे। so that is one thing you have to know। उसके बाद अगर मैं आपसे कह रहा हूँ दैट आपके पास कुछ नेफ्रॉन से जिनका अमाउंट है सिर्फ 15%, सो कौन से नेफ्रॉन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ? व्हाट काइंड ऑफ नेफ्रॉन आई एम टॉकिंग अबाउट? जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, राइट, जिनका काम होता है वाटर एब्जॉर्प्शन, ये काफी अच्छे से यहाँ पे कर पाएंगे वो लोग, राइट। अब मुझे ये बता दो कि एक कलेक्टिंग डक्ट के साथ कितने नेफ्रॉन मेरे कनेक्टेड हो सकते हैं? सर 4 to 5, एक नहीं होता, ठीक है, 4 से 5 पहले नेफ्रॉन यहाँ पे कनेक्टेड है विद माय कलेक्टिंग डक्ट। आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं किडनी का ये पोर्शन ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अगर मैं किडनी का ये वाला पोर्शन अगर मैं ऑब्जर्व कर, लेट मी लेबल दैट, अगर मैं किडनी का ये वाला पोर्शन अगर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो क्या मुझे यहाँ पे नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा? अगर मैं कॉर्टेक्स वाला पार्ट ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मुझे नेफ्रॉन का कौन सा रीजन यहाँ पे देखने के लिए मुझे मिल जाएगा? ग्लोमेरुलस, बोमेन कैप्सूल, एंड पीसीटी एंड डीसीटी, बिल्कुल सही। ग्लोमेरुलस, बोमैन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी मुझे यहाँ पे काफी क्लियरली देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएंगे। बोमेन कैप्सूल, हाँ, वो भी दिखेगा मुझे यहाँ पे। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ मेरे मेडुला की, देन वहां पे मुझे काफी क्लियरली दिखता है, देखने के लिए क्या मेडुला में मुझे कौन सा रीजन मिलेगा नेफ्रॉन का? यहाँ पे बिल्कुल सही देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। दैट इज समथिंग आई कैन वेरी क्लियरली सी ओवर हियर। आप मुझे बताओ कि काफी लाइक्लीहुड आपके स्टोन फॉर्मेशन का लाइक्लीहुड ज्यादा कहाँ पे होता है? कौन सी एरिया में स्टोन फॉर्मेशन आपको ज्यादा करके देखने के लिए मिलता है? सर यूरेटर यूरेटर का हो गया और urinary bladder एंड ब्लैडर। योर ब्लैडर एंड यूरेटर इज समथिंग जहाँ पे मुझे ये चीजें देखने के लिए मिल सकती है। क्या मुझे किडनी के अंदर अलग अलग टाइप की नर्व्स देखने के लिए मिल जाती है? एम आई एबल टू सी डिफरेंट काइंड ऑफ नर्व्स इन द किडनी? यस, याद रखना, न्यूरॉन्स आपको किडनी के अंदर जाते हुए आपको मिल जाएंगे। यू विल गेट टू सी डिफरेंट नर्व्स विद इन द किडनी, आपको वहां पे देखने के लिए मिल जाएंगे। आर्टरी अंदर जा रही है, नर्व्स अंदर जा रहे हैं, वेन आपकी बाहर आ रही है और आपका यूरेटर यहाँ पे आपका बाहर आ रहा होता है। ये कुछ चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट। कॉलम ऑफ बर्टीनी को आप कैसे बता सकते हो मुझे? हाउ यू कैन डिफाइन मी द कॉलम ऑफ बर्टीनी? सर ट्रांसमिशन बिटवीन कॉर्टेक्स एंड मेडुला, राइट, ट्रांजिशन जोन बिटवीन द कॉर्टेक्स एंड द मेडुला, या जो ट्रांजिशन जोन आपका जहां पे रहेगा उसको ही हम लोग यहाँ पे बोलते हैं एज योर कॉलम ऑफ बर्टीनी। दैट इज ओनली समथिंग यू कॉल इट एज योर कॉलम ऑफ बर्टीनी, ठीक है। सो ये एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। दिस इज ऑल्सो वन थिंग यू ऑल हैव टू रिमेंबर। सो इतना ही फिलहाल के लिए आप याद रखो। दिस आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ किडनी। लोकेशन कहाँ पे उसको आपको याद रखना है और इतना ही आपको याद रखना है। अभी हमने क्या देखा ना, देखो एक चीज याद रखना, यू हैव टू रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में पीसीटी किसके बाद आ रहा है, डीसीटी किसके बाद आ रहा है, कलेक्टिंग डक्ट के पहले क्या आ रहा है, इतना याद रखो क्योंकि आप नेफ्रॉन इस चैप्टर में आई थिंक और 2-3 बार बनाओगे और उन्हें बना के यू हैव टू टेल देम कि कहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ड्यूरिंग द यूरिन फॉर्मेशन। सो प्लीज याद रखना, दिस मच अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर, कैसे भी करके दिस इज समथिंग यू हैव टू नो, ठीक है। ग्लोमेरुलस अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे बन रहा है, देन आप बता सकते हो कि जो आर्टरी यहाँ पे अंदर आ रही है वो आपका बनाते हैं आपका ग्लोमेरुलस, दैट्स माय एफरेंट आर्ट्रियोल्स, राइट, दैट्स गोइंग टू बी माय एफरेंट आर्ट्रियोल्स, राइट। और जो मेरा यहाँ से बाहर निकल रहा होगा दैट इज माय इफरेंट आर्ट्रियोल्स, जो यहाँ से मेरा बाहर निकला और उसका डायमीटर यहाँ पे छोटा, और उसका एक सिलेक्टिव एडवांटेज मुझे यहाँ पे मिल जाता है। इफरेंट आर्ट्रियोल्स का मुझे यहाँ पे एक सिलेक्टिव एडवांटेज मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, जो हम बाद में बात करेंगे, विल टॉक अबाउट दैट लेटर, ठीक है। क्या इतना पोर्शन आपको क्लियर है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस हम करेंगे इसको, एक छोटा सा क्विज करेंगे पहले क्लास चालू करने के पहले। क्विज इन द सेंस इट विल लाइक अ पिक्चर क्विज एंड देन वी विल मूव ऑन टू योर नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि एक बार ये वाला पार्ट क्लियर हो गया देन वी हैव टू क्विकली जंप इनटू योर एरिया ऑफ योर यूरिन फॉर्मेशन, उसके अंदर हमें जंप करना होगा। सो हमें एक बार एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा एक बार फिर देख लेंगे एंड देन विल जंप ऑन टू द यूरिन फॉर्मेशन, जो आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। याद रखना इस चैप्टर में से एट टाइम्स दे आस्क यू लाइक 3 क्वेश्चंस
क्योंकि इस चैप्टर में से काफी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। इस चैप्टर में काफी सारा कॉन्सेप्चुअल पार्ट होता है, सो इसलिए यू हैव टू बी स्लाइटली मोर अटेंटिव ओवर हियर। और इसके अंदर आपको और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, बिकॉज यू हैव प्लेंटी ऑफ थिंग्स जहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं अच्छे वाले, ठीक है। So if you have any questions over here in terms of this, then please go ahead and ask your questions. If you have any question based on the topic which you have done, then please go ahead and ask your question if you have any questions over here. उसके अलावा अगर मैं कल के टेस्ट की बात करूं तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड टेस्ट था, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड टेस्ट। अगर आपने टेस्ट दिया होगा आप लोगों ने, ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्सिटी वहां पे थी नहीं।